हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी वर्स। एंड आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th आईसीएसई के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड जो ऑब्जेक्टिव वाला है उसके लिए अलग से वीडियो में बना दूंगा, बट अभी हम लोग मेन फोकस करेंगे सेक्शन बी में जो 40 मार्क्स का आता है। तो उसमें से आज हम लोग एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, जिसमें क्वेश्चन पेपर मैं स्क्रीन में यहाँ पे दिखा दूंगा। ठीक है, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है राइट द ओवरऑल केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट ओवरऑल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन जो है वो काफी सिंपल है। ठीक है, तो उसको हम लोग लिख लेते हैं 6CO2 plus 12H2O gives C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O। तो ये हमारा फोटोसिंथेसिस का ओवरऑल रिएक्शन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स विथ 12 वाटर मॉलिक्यूल्स is giving C6H12O6 that is glucose plus 6 oxygen molecules and 6 water molecules। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर है, ये है ग्लूकोज। ठीक है, तो इसमें होता क्या है अब उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते। ठीक है, तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनने के लिए उसको 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनने के लिए उसको कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल और वाटर के 12 मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 12 वाटर के मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, देन यहां पे हो क्या रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें वाटर जो है 12H2O, वाटर जो है वो ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, ये आप लोग को लिखना पड़ेगा पहले। अगर हम लोग को क्वेश्चन में पूछा है ओवरऑल केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो सबसे पहले हम लोग ये रिएक्शन लिखेंगे। सबके नीचे लिख देना कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाटर है, ये ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन है, ये वाटर है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को एक पॉइंट बना के लिखना है कि इसमें क्या हो रहा है। फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज वी रिक्वायर 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स एंड 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या लिखेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर जो है, वाटर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, वाटर पे यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर और H2O इज ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। ठीक है, वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या होगा, CO2 जो है वो रिड्यूस होगा। ठीक है, वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड एंड इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड। ठीक है, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। तो अब यहां पे क्या होगा, वाटर ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन। ठीक है, वाटर ऑक्सीडाइज होके हमें ऑक्सीजन देगा और CO2 रिड्यूस होके हमें ग्लूकोज देगा। तो हम लोग अपना पॉइंट क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस विद इन द प्लांट सेल वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड while CO2 or carbon dioxide is reduced and electrons are gained. This transforms water into oxygen and carbon dioxide into glucose. ठीक है, ये हमारा हो गया ओवरऑल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बोल रहा है मेंशन एनी 2 फंक्शंस ऑफ ब्लड।
हमें फंक्शंस ऑफ ब्लड बताने, ठीक है। कोई दो फंक्शन ऑफ ब्लड हम लोग देख लेते हैं। क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज, ठीक है। तो ब्लड का पहला फंक्शन क्या है कि ये ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज, ठीक है। सेकेंड क्या है? ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन to tissues and cells around the body, ठीक है। तो दो फंक्शंस ऑफ ब्लड क्या क्या है? पहला है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज, ठीक है। दूसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू टिश्यूज एंड सेल्स अराउंड द बॉडी। तो ये दो फंक्शंस है, इसे हमें बस लर्न कर लेना है, काफी इजी है। ब्लड का हम लोग को मेन याद रखना है कि उसका मेन फंक्शन होता है टू ट्रांसपोर्ट, ठीक है। मेन फंक्शन होता है टू ट्रांसपोर्ट। तो पहला है टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज और दूसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू द पार्ट्स ऑफ टू द टिश्यूज एंड सेल्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफरेंस बिटवीन कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, ठीक है। कैरियो का मतलब क्या होता है? कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो हम लोग पहले मैं आप लोग को इसका वर्ड का मतलब बता दे रहा हूं जिससे हम लोग को डिफरेंशिएट करने में काफी आसानी होगी। तो कैरियोकाइनेसिस में कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। साइटोकाइनेसिस में साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, साइटो का हम लोग को वर्ड से पता चल रहा है कि साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म। काइनेसिस का यहां पे मतलब होता है टू डिवाइड, ठीक है। काइनेसिस का मतलब होता है टू डिवाइड या अलग होना, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस इस वर्ड से क्या समझ आता है? न्यूक्लियस टू डिवाइड, यानी न्यूक्लियस अलग हो रहे हैं, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है या साइटोप्लाज्म अलग अलग हो रहा है, ठीक है। साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। तो पहला जो मैंने बताया उसके वर्ड से ही हम लोग को समझ में आ रहा है। कैरियोकाइनेसिस इज द डिविजन ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। पहला क्या है कैरियोकाइनेसिस में? इट इज डिविजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। साइटोकाइनेसिस क्या है? डिविजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग? न्यूक्लियस गेट्स डिवाइडेड इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है। न्यूक्लियस जो है यहाँ पे डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। दूसरे में हम लोग लिखेंगे कि न्यूक्लियस डिवाइड होके दो डॉटर न्यूक्लियाई बना रहा है, ठीक है। न्यूक्लियस डिवाइडेड इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है। न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई। साइटोप्लाज्म में हम लोग क्या लिखेंगे? द साइटोप्लाज्म सेल ऑर्गेनेलीज एंड द न्यूक्लियाई डिवाइड एंड आर पास्ड ऑन टू डॉटर सेल्स इक्वली। अब साइटोप्लाज्म में क्या होता है? देखो, कैरियोकाइनेसिस का मतलब है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। सपोज कि ये हमारा सेल है, ठीक है। इसके अंदर हमारा ये न्यूक्लियस होता है और यहाँ पे ऐसे कोई भी जो भी सेल ऑर्गेनेली, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये कोई भी सेल ऑर्गेनेलीज है, राइबोसोम्स, ठीक है। तो ये पूरा जो हमारा रहता है ये साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। ये हमारा साइटोप्लाज्म होता है, ये हम लोग को पता है। ये सब मैंने पूरा सेल चैप्टर भी पढ़ा रखा है, तो आप जाके वीडियोस देख सकते हैं, उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये पूरा जो है ये पूरा साइटोप्लाज्म होता है और ये जो हमारा है ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये हमारा न्यूक्लियस है। तो ये बोल क्या? कैरियोकाइनेसिस में डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। कैरियोकाइनेसिस जो है वो सेल के अंदर ही होता है, जिसमें ये न्यूक्लियस जो है वो दो
डॉटर न्यूक्लिया में डिवाइड हो जाएगा सेल के अंदर ही। यहाँ पे 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, ठीक है, जिसको हम लोग 2 डॉटर न्यूक्लियाई बोलेंगे। साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म में पूरा सेल डिवाइड होगा। ये पूरा सेल जो है ये 2 डॉटर सेल्स बनता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेल को साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना पड़ेगा। उसके साथ साथ उसके अंदर जो भी सेल ऑर्गेनेलीज है वो भी सब डबल हो जाएंगी और डिवाइड हो जाएंगी। वहीं न्यूक्लियस, ये याद रखना है कि साइटोकाइनेसिस में कैरियोकाइनेसिस होता है, यानी साइटोप्लाज्म जब डिवाइड हो रहा है तब न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहां पे वही बोल रहा है कि साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेली एंड द न्यूक्लियाई डिवाइड इनटू are divided and are passed into the 2 daughter cells, ठीक है। तो याद रखना है कि साइटोकाइनेसिस जो है वो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म है, जिसमें पूरा सेल डिवाइड होके 2 डॉटर सेल्स बनाता है, ठीक है, जिसके लिए साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, ठीक है। 2 डॉटर सेल बनाने के लिए साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है और सेल ऑर्गेनेलीज भी डिवाइड होती है। वहीं कैरियोकाइनेसिस में सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन जो होता है उसको हम लोग कैरियोकाइनेसिस बोलेंगे, ठीक है। अब यहां पे देखो लिख दिया है कि कैरियोकाइनेसिस जो है वो जरूरी नहीं है कि साइटोकाइनेसिस हो रहा है तो ही कैरियोकाइनेसिस हो, ठीक है। अगर मतलब जब साइटोकाइनेसिस हो रहा है तब तो होगा ही न्यूक्लियस डिवाइड 2 में, लेकिन जब साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है यानी साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो रहा है तब भी कैरियोकाइनेसिस हो सकता है, क्योंकि ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें 1 से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। तो उस केस में सेल डिवाइड नहीं हो रहा है, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। वहीं साइटोकाइनेसिस की अगर बात करें तो साइटोकाइनेसिस जब होगा यानी साइटोप्लाज्म जब डिवाइड होगा तब न्यूक्लियस को डिवाइड होना ही पड़ेगा, क्योंकि हर एक डॉटर सेल के लिए एक न्यूक्लियस होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है जस्टिफाई द स्टेटमेंट या गिव रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसमें पूछा है एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चरल फील्ड्स रिड्यूसेस द यील्ड्स ऑफ क्रॉप, ठीक है। अगर ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो उससे क्रॉप्स जो है वो डैमेज हो जाएगी, ठीक है। ये तो होगा ही, अब वो क्यों होगा उसको हम लोग देखते हैं। सो यहाँ पे एक जो स्टेटमेंट दिया हुआ उसको मैं पढ़ रहा हूं। द एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चरल फील्ड्स can actually have a negative impact on crop yields in long run because excessive fertilizer can lead to number of problems, ठीक है। तो ऑब्वियसली किसी भी चीज को हम लोग एक्सेस में यूज करेंगे तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट ही होगा। तो यहाँ पे वही लिखा है कि एक्सेसिव फर्टिलाइजर का जो है, एक्सेसिव फर्टिलाइजर का यूज जो है वो नेगेटिव इंपैक्ट देगा, ठीक है। अब कैसे नेगेटिव इंपैक्ट उसको हम लोग देखते हैं। पहला है सॉइल एसिडिफिकेशन, ठीक है। पहला नेगेटिव इंपैक्ट है सॉइल एसिडिफिकेशन, और दूसरा क्या है, न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस। न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस, तो इसको ऐसे याद कर लिए रहना कि एक्सेसिव फर्टिलाइजर के यूज से नेगेटिव इंपैक्ट होगा, और 2 पॉइंट याद रखना कि क्या क्या होगा, सॉइल एसिडिफिकेशन और न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस। अगर कुछ नहीं होगा तो कम से कम ये हेडिंग याद रहेगा, तो भी उसके अंदर आप लिख सकते हैं, ठीक है। सॉइल एसिडिफिकेशन, नाम से पता चल रहा है कि सॉइल जो है उसमें एसिडिक कंटेंट बढ़ जाएगा, एसिडिटी बढ़ जाएगी सॉइल की। न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस से समझ में आ रहा है कि कुछ न्यूट्रिएंट जो है वो एक्सेस में हो जाएंगे और कुछ जो है वो बिल्कुल ही कम होंगे या फिर नहीं भी होंगे, ठीक है। तो ये नाम से समझ में आ जाएगा। तो ये 2 पॉइंट याद रखना है कि एक्सेस फर्टिलाइजर के यूज से नेगेटिव इंपैक्ट होगा, और उसके 2 जो मेन हम लोग को इफेक्ट देखने मिलेगा वो होगा सॉइल एसिडिफिकेशन और न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस। अब हम लोग देखते हैं कि सॉइल एसिडिफिकेशन होता क्या है। तो अगर हम लोग नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, सॉइल एसिडिफिकेशन में देख रहे हैं नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर, मेनली जिसके वजह से सॉइल एसिडिफिकेशन होता है उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर जो है वो भी अलग अलग कंपाउंड्स अलग अलग एलिमेंट्स के बेस पे रहते हैं। तो नाइट्रोजन बेस्ड जो फर्टिलाइजर है अगर उसका हम लोग एक्सेस में यूज करेंगे तो सॉइल का जो है एसिड कंटेंट जो है वो बढ़ जाएगा, एसिड कंटेंट जो सॉइल में है वो बढ़ जाएगा, ठीक है।
जिसके वजह से सॉइल एसिडिफिकेशन होगा। तो यहाँ पे मेन हम लोग को लिखना है कि नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स को अगर हम लोग एक्सेस में यूज करेंगे, नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स को अगर हम लोग एक्सेस में यूज करेंगे तो सॉइल का एसिड कंटेंट बढ़ जाएगा और सॉइल एसिडिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस में क्या हो रहा है, अगर किसी एक फर्टिलाइजर को, जैसे कि यहाँ पे नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर को हम लोग एक्सेस में यूज कर रहे हैं तो सॉइल एसिडिफाई हो जा रहा है, सॉइल एसिडिफिकेशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, यानी नाइट्रोजन का कंटेंट बढ़ जा रहा है। वैसे ही न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस में हम लोग देखेंगे कि और भी टाइप्स के फर्टिलाइजर आते हैं, तो अगर हम लोग केवल एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का ही फर्टिलाइजर डालते जा रहे हैं तो उसका एक्सेस हो जाएगा और जो उसको और भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है वो उस प्लांट को नहीं मिल वो उस सॉइल को नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से प्लांट की जो है वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी। तो यही दो पॉइंट है, सॉइल एसिडिफिकेशन और न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस। एक बार जो इसमें प्रॉपर जो इसका आंसर लिखा हुआ है उसको मैं एक बार रीड कर देता हूं। ठीक है, न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस में क्या है, ओवर यूज ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फर्टिलाइजर कैन लीड टू इम्बैलेंस इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स which can cause nutrient to become unavailable to the plant while others can be present in excess। ठीक है, जिसके वजह से जो है वो प्लांट में ग्रोथ की कमी हो जाएगी और यील्ड जो है उस सॉइल का या उस लैंड का वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। ठीक है, तो उसमें क्या दिखाया गया है, रूट्स दिखाया गया है और एक शूट है। ठीक है, ठीक है, तो वो डायग्राम कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोग को, शूट जो है वो सन की तरफ झुका हुआ है। ठीक है, सनलाइट की तरफ झुका हुआ है, शूट जो है वो सनलाइट की तरफ झुका हुआ है। तो हम लोग को क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे इस डायग्राम को देख के, नेम द फेनोमेना डिपिक्टेड बाय द शूट इन द अबव डायग्राम। इस डायग्राम से हम लोग को कौन सा फेनोमेना देखने को मिल रहा है, तो मैंने बताया कि शूट जो है वो सन की तरफ झुका हुआ है, यानी फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म यहां हम लोग को देखने मिल रहा है। फोटोट्रोपिज्म क्या होता है, जब प्लांट का जो शूट पार्ट है वो सनलाइट या फिर किसी भी लाइट के तरफ बेंड हो जाता है। ठीक है, तो उस फेनोमेना को हम लोग फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं। तो यहां पे कौन सा फेनोमेना दिखाया गया है, फोटोट्रोपिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, विच प्लांट हार्मोन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, कौन सा प्लांट हार्मोन इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो वो है ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो अगर ऐसे भी पूछ सकता है किसी क्वेश्चन में, एमसीक्यू में आ गया कि फोटोट्रोपिज्म में कौन सा हार्मोन, प्लांट हार्मोन जो है वो इन्वॉल्व है, तो उसका आंसर ऑक्सिन आएगा। ठीक है, ऑक्सिन जो है वो प्लांट हार्मोन है जो ग्रोथ में मदद करता है, स्पेशली इन द टिप्स ऑफ द लीव्स। तो इसके लिए अलग से चैप्टर है, मैं यहाँ पे बस ये पूछा है वो विच हार्मोन इज रिलेटेड इन दिस फेनोमेना, तो उसका आंसर आएगा ऑक्सिन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को पूछा है, कंप्लीट करने बोला है, तो शूट्स शो पॉजिटिव। यहाँ पे शूट्स जो है वो पॉजिटिव क्या दिखा रहे, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। यहाँ पे शूट्स जो है वो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म दिखा रहे। अगर वहीं शूट्स जो है वो सनलाइट के अपोजिट डायरेक्शन में बेंड होता तो उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, यानी वो लाइट से अवे मूव कर रहा है तो वो नेगेटिव होगा। लेकिन यहाँ लाइट की तरफ बेंड कर रहा है तो हम लोग उसको बोलेंगे पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। वही शूट यहाँ पे क्या शो कर रहा है, शूट इज शोइंग पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म का मतलब होता है ग्राउंड के यानी ग्रेविटी या ग्राउंड के डायरेक्शन में ही ग्रो करना, उसको हम लोग पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म बोलते हैं। वहीं शूट की अगर हम लोग बात करें तो शूट यहाँ पे नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो कर रहा है क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो जो ग्रेविटी के डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है वो यहाँ पे रूट है, तो वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म दिखाएगा और ये शूट जो है वो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म दिखाएगा। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था, मैंने अच्छे से इसे एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आप सबको समझ आया हो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू स्टडी वर्स।